अदरवाइज आपके पास भी होता है अवेलेबल। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन है इसके बाद इसमें। देखो पहले एक तो बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई आपका ऐसा है, ये एक तो चीज आपको याद ही है, ये बेसिक फार्मूला तो होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है, आई क्या, बराबर है। वो आपका किसी भी वेक्टर का एक्स में डायरेक्शन बताता है। वो क्या करता है, आपका किसी भी वेक्टर का एक्स में डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, वो वाई में क्या होता है आपका जे क्या, अरे आगे ना, और जेड में क्या होता है आपका के क्या। ठीक है, आपके क्या यूनिट वेक्टर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, और किसी भी वेक्टर को हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। अरे आगे ना, और वो मेरे को क्या देगा कि वो स्पेस में आपका वेक्टर कैसे रखा हुआ है, इसकी जानकारी कौन देगा मेरे को, यूनिट वेक्टर। इसकी जानकारी कैसे कौन देगा मेरे को, क्योंकि आपको पता भी है ना, जैसे अगर आप कोई पी पॉइंट अगर लेते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मान के चलो आपने लिखे 2 3 4, ठीक है, 2 3 कोऑर्डिनेट क्या देता है, एक पोजीशन बताना ना, किसी भी पार्टिकल की क्या बताता है, पोजीशन बताता है कि वो एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ है ओरिजिन से, वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ ओरिजिन से, और जेड में कितना डिस्प्लेस हुआ ओरिजिन से। अरे है ना, तो ऐसे हमने इसका क्या निकाला था, अगर मेरे को ये पोजीशन है तो उसी को हम वेक्टर में क्या बोलते हैं, वेक्टर की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ओरिजिन से हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल पी के हम क्या करते थे, पोजीशन मेजर करते थे। ये क्या होता था आपका पोजीशन वेक्टर। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बन जाता था आपका आर वेक्टर। क्या बन जाता था आपका, तो इसको हम कैसे लिखते थे, ये जो आपका आर वेक्टर होता था, अगर मान के चलो ये आपका पार्टिकल पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर 2 3 और 4 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था, अभी 2 आपका है कहां पे, एक्स एक्सिस में, रहेगी ना, तो ये दो क्या होगी उसकी लेंथ कहां पे, एक्स एक्सिस में, तो बराबर है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका डायरेक्शन वेक्टर, बराबर। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर मतलब क्या मिलेगा आपको, ये वेक्टर। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या। तो ये होता था आपका वेक्टर फॉर्म। ये क्या होता था आपका वेक्टर फॉर्म। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, अगर आपका कोई वेक्टर i कैप j कैप और k कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट कितना है 2 स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट तो 4 स्क्वायर। ये कितना आता था आपका 4 प्लस 9 प्लस 16। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका, आई गेस 29 आ जाएगी ना। और ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और आपको एक और फार्मूला पता थी, डायरेक्शन फॉर्म। एक और क्या था आपका डायरेक्शन फॉर्म, उसमें हम क्या निकालते थे, यूनिट वेक्टर निकालते थे। क्या निकालते थे हम, कि अगर आपका ये आर वेक्टर इस तरफ है तो इसका यूनिट वेक्टर कहां पे होगा, इस तरफ होगा। और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालते तो आर यूनिट वेक्टर क्या होता था आपका, आर वेक्टर बटे क्या करते थे उसका मैग्नीट्यूड, बराबर है। आर के ऊपर एरो लगा दो तो क्या हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एरो हटा दो तो क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और एरो हटा के कैप लगा दो तो क्या हो गया आपका यूनिट वेक्टर। वो क्या हो गया आपका, उसी को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर। तो ये अपना बेसिक फार्मूले थे, क्या थे अपने बेसिक फार्मूले थे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका कि आपको एक फोर्स दी हुई है, क्या दी हुई आपको, जैसे ये ब्लॉक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक ब्लॉक है, ये आपकी क्या है एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। एक ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। और आपको दिया हुआ है कि ये जो आपका फोर्स है, ये जो आपका फोर्स वेक्टर है, ये आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या है आपका k कैप। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको, फोर्स दिया हुआ है। तो आपको पूछा कि बताओ इस फोर्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा। आपको क्या पूछा है, बताओ अगर ये आपका फोर्स वेक्टर है तो इस फोर्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको, तो कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है, आपको कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, आपको कौन सा फॉर्म दिया है वेक्टर फॉर्म। जैसे यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर का आर वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका वेक्टर फॉर्म है ना। तो वैसे आपको इस फोर्स का क्या दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है। और आपको पूछा क्या है, इस फोर्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो आपको पता है अगर ये फोर्स वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये एरो हटा दो और उसके ऊपर क्या लगा दो कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे आर का यूनिट वेक्टर क्या होता था, ये कैप हटा देते थे, ये एरो हटा देते थे, उसके ऊपर क्या लगा देते थे एरो, तो क्या हो जाता आपका आर का यूनिट वेक्टर। जैसे ये फोर्स वेक्टर अगर आपकी इस तरफ है
तो ये यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, कहाँ पे होगा आपका, इस तरह पे होगा। और आगे ना जो क्या बताएगा, इस फोर्स का ओरिएंटेशन बताएगा, क्या बताएगा, इस फोर्स का ओरिएंटेशन बताएगा। तो ये एफ वेक्टर, एफ का यूनिट वेक्टर रिजल्ट क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर अपॉन फोर्स की मैग्नीट्यूड, फोर्स की मैग्नीट्यूड। तो मेरे को बताओ फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, अगर आप फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितनी होगी। ये अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड है तो एरो हटा दो तो आपका फोर्स क्या, ये क्या बन गया आपका मैग्नीट्यूड, बोलो कितना आता है। जनरल फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपको, अगर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में अगर वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कैप का, तो बोलो कितना आ जाएगा। आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस बोलो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस कितना 1, तो ये कितना है आपका अंडर रूट ऑफ 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका। सबको समझ में है। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है 3, अभी लगा लो फार्मूला, बोलो फोर्स का वेक्टर कितना है, वेक्टर फॉर्म कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस अपॉन क्या जाएगा आपका 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 i कैप 2/3 j कैप प्लस क्या जाएगा 1/3 k, बस यही हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। सबको समझ में आया, जस्ट कुछ नहीं है, जो आपका फार्मूलाज है वही फार्मूलाज मैंने कहा भी उसके यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए अगर वेक्टर फॉर्म दिया है तो उसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन, बस बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ देख लो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपके दो वेक्टर से, आपके क्या है दो वेक्टर से आपको दिया हुआ है ए वेक्टर, आपको क्या दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है आपका आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये आपका मीटर में दिया हुआ है, ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है। बस इतना ही, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका पहला वेक्टर है, आपका क्या है पहला वेक्टर है। एक और वेक्टर दिया हुआ है आपको बी वेक्टर, आपको क्या दिया हुआ है बी वेक्टर, ये दिया हुआ आपको 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये दो वेक्टर है, ये आपके क्या है दो वेक्टर है, ठीक है। आपको ये पूछा है कि बताओ इसमें मैं तीसरा वेक्टर, अभी ये ऑलरेडी ये पहला वेक्टर है आपका, ये वाला क्या है दूसरा वेक्टर, इन दोनों को अगर जोड़ता हूं, इन दोनों को अगर जोड़ता हूं और इसके साथ एक और वेक्टर में जोड़ता हूं, इसके साथ क्या करता हूं मैं एक और वेक्टर जोड़ता हूं जो आपका अननोन है, जो आपका क्या है, और जब मैं इन तीन वेक्टर्स को जोड़ता हूं तो आपको जो रिजल्टेंट मिलता है, आपको जो रिजल्टेंट रिजल्टेंट मिलता है वो आपका कहां पे आता है अलोंग, आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है आपका रिजल्टेंट में बी यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। तो आपको ये पूछा है अगर आपका रिजल्टेंट अगर कहां पे आता है y एक्सिस के अलोंग आता है और वो क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है, वो क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है, तो बताओ इस c की वैल्यू कितनी है, इस c वेक्टर की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है क्या, चलो करो फटाक से आंसर बताओ फट से, इजी इजी क्वेश्चन है बहुत, पहले देख लो समझ लो। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ ऑल वेक्टर्स, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है आपका एडिशन ऑफ ऑल वेक्टर्स, बराबर जितने भी वेक्टर्स है उन सबको ऐड कर दो तो जो रिजल्ट मिलेगा वही क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वही क्या होगा आपका। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम आर वेक्टर से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो आपको क्या दिया हुआ है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या है यूनिट वेक्टर है, वो आपका क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो मेरे को यूनिट वेक्टर क्या होता है y एक्सिस में j क्या, सबको समझ में आया, मतलब आपका जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या है j क्या है, सबको समझ में आया। तो देखो आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है, आपको a दिया हुआ है, आपको b दिया हुआ है, आपको c निकालना है, और रिजल्टेंट मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ ऑल वेक्टर्स, तो मैं लिख सकता हूं r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तुम्हें तो समझा ही नहीं, अरे हाँ की ना, तो r वेक्टर बोलो कितना है, तो यहां से क्या आपको निकालना क्या c वेक्टर ना, तो मैं इन दोनों को इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा आपका r वेक्टर माइनस बोलो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c वेक्टर। सबको समझ में आया, बोलो r वेक्टर कितना आपका j क्या, ये सबको समझ में आया ना कैसे आया, ये आप लिख देता हूं मैं j क्या,
ठीक है, माइनस ए वेक्टर बोलो कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो बोलो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, बराबर। इधर प्लस ये कितना है, बी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस क्या हो जाएगा आपका k कैप, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c वेक्टर। इसको सॉल्व करें तो देख लो, इधर i है, इधर i है, कितना i कैप प्लस 2i कैप। जैसे वो आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए होगे ना, x y और z वेरिएबल वाले, तो x वाले x के साथ ऐड कर देते, y वाले y के साथ और z वाले, बस वैसे ही करना है यहाँ पे, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ। तो वहां पे x वाले और y वाले कभी जोड़ देते क्या, नहीं तो लिख देना 2x प्लस 5y इज इक्वल टू होता है 2 प्लस 7xy, कुछ भी हो सकता है। अरे आगे ना, अरे चलता है ऐसा किसी की, वो तारे जमीन पे नहीं का कि वो क्या नाम है उसका, ईशान, अपने क्लास में क्या कोई ईशान हो सकता है ना, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं तो ये मान के चलता तुमको कुछ आता ही नहीं, तुम 10वीं फेल हो के आए हो तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। हाँ चलो क्या होगा बोलो, आई कैप प्लस 2j कैप कितना होगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बोलो आई कैप प्लस 2i कैप कितना 3i कैप, चलो माइनस 2j कैप और ये वाला j कैप दिख रहा है कितना माइनस j कैप, 2k कैप और माइनस k कैप कितना प्लस k कैप, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c वेक्टर। अब ये माइनस है तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, अरे हो गया ना, तो देख लो ये ब्रैकेट हटा से क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस हो गया, तो j कैप प्लस j कैप कितना 2j कैप और ये क्या आपका क्या है माइनस 3i कैप, ये प्लस लिख दो और इधर क्या आपका माइनस k कैप, ये हो जाएगा आपका c वेक्टर। सबको समझ में आया, बस तुमका एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं आ रहा था। अरे क्लियर है क्या, पक्का बिल्कुल, डर तो नहीं लग रहा है, हाँ बोलो। हाँ माइनस भी हो सकता है, बट वहां पे शायद मेंशन है पॉजिटिव एक्सिस मेंशन रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस होगा तो फिर ऑब्वियसली बराबर है ना, अगर नहीं वहां पे लिखा हुआ है ना वाई एक्सिस, अगर होता तो उन्होंने क्या लिखा होता, नेगेटिव वाई एक्सिस लिखा होता। अगर आपको वाई एक्सिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस लेके चलो, सिंपल रखो चीजों को। और जब भी कोई क्वाड्रेंट लेते हो ना तो हमेशा कौन सा सिलेक्ट करना है, क्वाड्रेंट पहले सिलेक्ट करना है। वैसे अपना अगर कोई एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। चलो हाँ हाँ, बिना सोचे समझे पॉजिटिव लेना है। क्वेश्चन अच्छा था भाई, तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, नेगेटिव नेगेटिव जे कैप भी तो हो सकता है। एक और लिखो, कुछ नहीं अलजेब्रा ही पढ़ना अपने को, एकदम सिंपल, तुमको पहली दूसरी का मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं अभी, ऐसा मान के चलो। हाँ देखो, आपको क्या दिया हुआ, देखो आपको दिया हुआ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है। आपका बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और आपका जो सी वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये तीन वेक्टर है आपके, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आपको एक कंडीशन दी हुई है इनके लिए कि आपका k1 इंटू ए वेक्टर, व्हाट इज k1, k1 इज स्केलर, k1 इज स्केलर, कोई भी एक नंबर है पकड़ लो, ठीक है। k1 ए वेक्टर प्लस k2 बी वेक्टर प्लस k3 सी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप। ये आपको कंडीशन दी हुई है, ये वाली आपको क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, बराबर है। तो आपका ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। आपको एक कंडीशन दी हुई है k1 a कैप प्लस k2 b कैप प्लस k3 c कैप इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप। तो आपको ये पूछा कि बताओ इस k1 की, इस k2 की और इस k3 की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन क्लियर है, अरे हाँ की ना, बोल चल लिखो k1 एज इट इज, बोलो ए वेक्टर कितना है आई क्या प्लस जे क्या प्लस क्या हो जाएगा आपका के क्या, क्लियर है, प्लस k2 इंटू बी वेक्टर बोलो कितना है आई क्या प्लस जे क्या माइनस के क्या प्लस k3 इंटू सी
आई क्या माइनस जे क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो 4i क्या प्लस 6j क्या माइनस k क्या, बराबर। इसको सॉल्व करें तो देखो इधर आई, इधर क्या हो जाएगा, देखो मैं आई वाले जोड़ता, आई आई आई, फाइनली तो मैं आई वाले जोड़ने वाला हूँ ना, तो इधर क्या हो जाएगा k1i क्या, इधर k2i क्या, इधर k3i क्या, तो टोटल आई क्या अगर मैं कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा फिर k1 प्लस k2 प्लस k3। तुमको समझ में आए कि लंबा चौड़ा करना है, इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो फिर वही करना है ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ k1i क्या, इधर k2i क्या और इधर k3i क्या, तीनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा k1i क्या प्लस k2i क्या प्लस k3i क्या, तो आई क्या आपको कॉमन निकलेगा ना, प्लस फिर इधर क्या रहेगा आपका दूसरा j क्या, तो k1 j क्या, k1 j क्या, फिर k2 j क्या और इधर k3 माइनस j क्या, तो अगर मैं j कैप कॉमन निकाल देता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, बोलो इधर k1 इंटू जे कैप तो इधर k1 बराबर, इधर k2 इंटू जे कैप तो k2 बराबर, इधर k3 इंटू माइनस जे कैप तो माइनस k3 जे कैप, तो इधर क्या बचेगा आपका माइनस k3। समझ में आया, प्लस फिर आपका क्या रहेगा लास्ट में k कैप, बोलो k कैप में क्या आएगा, इधर k1 k क्या, तो यहाँ पे k1 बराबर, इधर k2 माइनस k क्या मतलब माइनस k2 k क्या, इधर इधर तो कुछ है ही नहीं ना तो छोड़ दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4i क्या प्लस 6j क्या माइनस k क्या। इसके बाद क्या करोगे, तो आप इक्वेट कर सकते हो ना, देख लो अगर ये आपका एक वेक्टर है, ये वाला एक वेक्टर है आपका आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, आपका राइट हैंड साइड में एक और वेक्टर है आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में। अरे समझ में आ रहा है ना, अगर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी कौन सी है राइट हैंड साइड, अगर दोनों सेम है मतलब इधर का वेक्टर और इधर का वेक्टर सेम है, और मैंने आपको क्या बताया था कोई भी वेक्टर अगर इक्वल है, कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल है इसका ये मतलब है कि उनका क्या होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा सेम होगा। तो ये तो आपका आई कैप जे कैप के आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में होगा, तो ये आई कैप जे कैप के कैप मतलब क्या है कि वो जो वेक्टर है उसके ये क्या है एक्स में एक कंपोनेंट वाई में एक कंपोनेंट और ये वाला आपका क्या है, तो कोई भी वेक्टर अगर सेम है तो उसका एक्स में भी कंपोनेंट सेम होगा, वाई में भी कंपोनेंट सेम होगा और जेड में भी कंपोनेंट सेम होगा। तुम्हें तो आया ही नहीं, मतलब मैं इक्वेट कर सकता हूँ ये चीज ये चीज ये चीज सेम है, अरे ना ये चीज सेम है क्योंकि सेम है ना, और ये चीज सेम है, तो इधर के का कितना है -1। सबको समझ में आया, तो इक्वेट कर लो, तो इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन k1 प्लस k2 प्लस k3 इज इक्वल टू कितना 4, ये बनेगा पहला इक्वेशन बराबर। दूसरा इक्वेशन k1 प्लस k2 माइनस k3 इज इक्वल टू कितना कितना है वहां पे 6, ये बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन। तीसरा बोलो जी फट से k1 माइनस k2 इज इक्वल टू कितना -1, ये आपका तीसरा इक्वेशन। क्या आप तीन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन तो क्या होगी ना एक्स वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, दो इक्वेशन रहते थे, अननोन्स कितने देख लो k1 k2 एंड k3 ये तीन अननोन्स है, तो इक्वेशन कितने जितने नंबर ऑफ अननोन्स उतने नंबर ऑफ इक्वेशन। जब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा ना तो वहां पे आपके दो इक्वेशन रहते होंगे एक्स और वाई के, अरे हाँ कि ना दो इक्वेशन रहते होगे ना, दो इक्वेशन सॉल्व करते थे, कैसे करोगे ये वाला कैसे करोगे बताओ, हाँ शॉर्टकट भी करते जाना, कैसे करते जाना, अभी आप एंट्रेंस पढ़ रहे हो ना, अब जो आपने 10वीं तक पढ़ी मेथड वही यूज करोगे क्या, बहुत लंबा समय लगेगा ना। तो आप क्या करो ये दो इक्वेशन अगर मैं उठा दो, इसको मैं बाजू में लिखता तीसरे वाली इक्वेशन को k1 माइनस k2 इंटू क्या लिखता मैं -1, इसको बाजू में रखता है इसको हाथ में रखता है, ये आपका कौन सा इक्वेशन हुआ थर्ड। तो देखो यहाँ पे इन दो इक्वेशन को अगर मैं देखता हूँ तो देखो इधर k1 प्लस k2 है, इधर भी k1 प्लस k2 है, तो इसको एक क्वांटिटी मान लेता मैं k1 प्लस k2, ये आपका क्या k3 है। अगर मैं इन दो इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो आपका ये k3 कट जाएगा, अरे हाँ कि ना समझे कि नहीं समझे, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका k1 प्लस k2 कितना 2 गुना इज इक्वल टू कितना 10। सबको समझ में आया, ये बन गया आपका फोर्थ इक्वेशन। क्या बन गया आपका, इस फोर्थ इक्वेशन को उधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस इंटू बोलो क्या आएगा, एक काम कर दे दो 10 को मारेगा कितना 5, लिख दो। सबको समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका
इधर k1 प्लस k2 इज इक्वल टू कितना 5। तो ये आपका कौन सा आपका फोर्थ इक्वेशन। इन दो इक्वेशन को क्या करोगे, जोड़ दो। अरे हाँ कि ना, जोड़ दोगे तो आपका k2 कट जाएगा। अबे आता है कि नहीं आता है, बावले जैसे देख रहे। बोलो कितना, ट्वाइस k1 इज इक्वल टू कितना -1 और 5 6 नहीं होता, 4 होता है। अब बोलो कितना आएगा, यहाँ से k1 इज इक्वल टू कितना 2, k1 कितना है 2। फिर इसकी वैल्यू आप कहाँ पे पुट करते थे, इस इक्वेशन में पुट करो। एक की वैल्यू पता कर ली तो एक क्या करते, इन दोनों इक्वेशन जिन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपने k1 की वैल्यू निकालो, उसमें से किसी भी इक्वेशन में क्या कर लो, k1 की वैल्यू पुट कर लो। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें पुट करता हो तो बोलो k1 कितना है 2, k2 कितना है निकालना है, इज इक्वल टू कितना है -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 2 और ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 ना, और k2 उधर लेके जाओ। तो k2 कितना कितना जी 3। तो ये k2 हो गया आपका 3। जैसे k2 आ गया बराबर, अभी k1 आ गया k2 आ गया, तो उसमें से कहां पे वैल्यू पुट करो, इधर पुट करो। तो बोलो k1 की वैल्यू कितनी 2, k2 की वैल्यू 3 बराबर, 2 और 3 5, 5 को इस तरफ लेके जाओ, 4 - 5 -1, तो k3 कितना, सबको समझ में आया। ये हो जाएगा आपका -1। बहुत हार्ड है क्या, ऐसा लग रहा है तुमको 10वीं का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं मैथ्स, समझ में आया क्या। हाँ उतार दो। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो इसका एक वेराइटी देखो, बहुत काम का है। जब आप ये पढ़ोगे ना, हम ये पढ़ेंगे ना प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो वहां पे ये काम में आ सकती है, ठीक है। ये नया टाइप है, देख लो। आपको क्या दिया रहता है, जैसे भी मान के चलिए आपको दिया रहेगा, ठीक है, आपका फोर्स है, ठीक है, आपका क्या है, ये फोर्स वेक्टर है। ये वाला आपका क्या है, ये आपका फोर्स वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है 15 न्यूटन। जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है, डायरेक्शन दिया है क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, सिर्फ क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। पर आपको डायरेक्शन के लिए एक और इंफॉर्मेशन दी रहती है। ये जो फोर्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 न्यूटन है, ये साला किस तरफ लग रहा है, ये लग रहा है एक आदमी के ऊपर, जिस तरफ आपका आदमी मूव कर रहा है। ये यार कैसे निकलता है, पहले तो अच्छा निकलता था। ठीक है, हाँ ये जो आपका फोर्स है ना 15 न्यूटन का, वो कहां पे लग रहा है, ये उस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में आपका आदमी क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। आदमी क्या कर रहा है, और आपको दिया हुआ है कि आदमी दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसका जो वेलोसिटी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड मत लेना, ठीक है, एक जनरल मैं केस ले रहा हूँ, और उसका जो वेलोसिटी है आपको दिया हुआ है आई क्या -j क्या +2 k क्या। तो आपको ये पूछा कि बताओ ये जो फोर्स होगा इसका वेक्टर फॉर्म कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, सबको समझ में आया। चलो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो एक तो समझ में आ रहा है कि अगर आपके दो वेक्टर अगर पैरेलल है, जिस तरफ आपका फोर्स वेक्टर है क्या उसी तरफ आपका वेलोसिटी वेक्टर है, और आएगी ना। तो फोर्स वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर लूंगा, तो फोर्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस तरफ आ जाएगा ऐसे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ का यूनिट वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि आपका यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो क्या हो किसी पर्टिकुलर वेक्टर की क्या बताए, डायरेक्शन बताए। अगर फोर्स का वेक्टर है तो वो किसके डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो अगर मैं वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर निकालता हूं, तो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर तो इस तरह पे आएगा ना, और वो भी कितना होगा आपका मैग्नीट्यूड कितना 1, और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा वेलोसिटी का, और है कि ना। अभी ये दो वेक्टर देखो, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है, इस फोर्स का यूनिट वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन क्या है फोर्स के अलोंग, और मैग्नीट्यूड क्या है 1। ये किसका यूनिट वेक्टर है, वेलोसिटी का, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और डायरेक्शन 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 वेलोसिटी का। बट वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है। अगर दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, तब उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते थे, इक्वल वेक्टर्स बोलते थे। तो भाई ऐसा लिख सकता हूं कि आपका जो फोर्स का यूनिट वेक्टर है वही आपका क्या है, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। और आपको एक चीज पता है कि किसी भी वेक्टर को, कोई भी जो वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन वेक्टर और मैग्नीट्यूड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, ये आपका जनरल फॉर्म है।
और है कि ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर आपका फोर्स वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है 15 न्यूटन, और यूनिट वेक्टर क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर सेम है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, क्योंकि इसका तो आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म नहीं दिया है ना, पर इसका तो दिया है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर पता कर सकते हो ना, बट इसका यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर क्या है, सेम ही है। अरे हाँ कि ना, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं ये यूनिट वेक्टर निकालता हूँ तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज इक्वल क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर। ये फोर्स के लिए फार्मूला जिसका मैं देखो एफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल क्या आ जाएगा, फोर्स वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल क्या आ जाएगा, वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड। अरे आया कि नहीं आया, बोलो मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरो हटा दो तो मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ आई कैप जे कैप फॉर्म में दिया हुआ है, तो आई का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस और उसको अंडर रूट में लिख दो, तो बोलो क्या आ जाएगा, आई का कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस जे का -1, तो इसका -1 स्क्वायर लिख देता, के का तो इसको क्या लिख सकता 2 स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो फटाक से 1 + 1 + 4, तो कितना आ जाएगा आपका 6। सबको समझ में आया, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है और इसका वेक्टर फॉर्म पता है, तो आपका यूनिट वेक्टर नहीं पता चलेगा, बोल क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड √6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। अभी लिख लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका एफ वेक्टर इज इक्वल टू बोलो 15 मैग्नीट्यूड इंटू कितना आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, अरे आगे ना अपॉन √6, बस यही आपका आंसर है। 15 को अंदर लेके जाओ, नहीं तो बाहर ही रखो, तो क्या हो जाएगा आपका 15 बाय √6 इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये बन गया आपका फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स इन सबको समझ में आया, क्या इस तरह के क्वेश्चन कर लो कि कोई भी, अरे हाँ कि ना, चलो उतार दो, एग्जाम्पल दो क्या इसमें, एग्जाम्पल क्या देख सकता हूँ, चल देता हूँ फिर भी। ये आपका आदमी है जिसका मास है कितना होगा 70 केजी का, लेते 70 केजी का आदमी है, बराबर है 70 केजी का आदमी है और इधर दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, पर जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है उस डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है कि एक फोर्स लग रही है, उस डायरेक्शन में क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है, तो वो जो फोर्स है आपकी वो है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो आपका पूछा कि बताओ मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, आदमी का मोमेंटम वेक्टर क्या होगा, सबको समझ में आया। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम मतलब क्या होता है, अभी मास, अगर मोमेंटम में आपने पढ़ा होगा सिंपल मास इनटू वेलोसिटी ना, पर हम वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर। सबको समझ में आया, तो आपको क्या चाहिए वेलोसिटी वेक्टर चाहिए ना, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दी हुई है और उसकी डायरेक्शन किसके अलाउ में, फोर्स के अलाउ में, तो इसका यूनिट वेक्टर ले लो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के यूनिट वेक्टर क्या होनी चाहिए, कोई भी दो वेक्टर उनके डायरेक्शन अगर सेम है तो उनके यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे सेम होंगे, अरे आगे ना, तो इसका यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा सेम रहेगा, और यूनिट वेक्टर किसका निकाल सकते हो, जिसका आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया हो, नहीं चमका, तो किसका दिया हुआ है, इसका कि इसका, इसका ना, अरे हाँ कि ना, बोलो कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ना, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, जो इसका यूनिट वेक्टर वही क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर होगा, तो पहले p की मैग्नीट्यूड निकाल लेता, तो p वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p की मैग्नीट्यूड इनटू p का यूनिट वेक्टर, पर आपको पता है ये p वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा p की मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स का यूनिट वेक्टर, अरे हाँ कि ना, बोल p कितना होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, बोल मास कितना दिया है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना p, मास कितना है 70, v कितना है 10, कितना आया 700, अरे हाँ कि ना, यूनिट बोल फटाक से, यूनिट बोल, मास होता है केजी में, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या होगा केजी
मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आए? तो देख, तेरे को मैग्नीट्यूड पता है, अभी तेरे को निकालना क्या फोर्स का यूनिट, कर ले अब। स्केलर प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं अभी। ये डीपी पे आपको वेक्टर मिलेगा। तो मोमेंटम वेक्टर इज क्या होता है, मास आपका स्केलर होता है और वेलोसिटी आपका क्या होता है, वेक्टर होता है। तो स्केलर इंटू वेक्टर आपको क्या मिलेगा, वेक्टर। और ऐसा जब होता है, ऐसा जब होता है तब ये जो आपका पी वेक्टर मिला ना मल्टीप्लाई करने के बाद मास और वेलोसिटी से, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। सबको समझ में आएगा? जैसे आप लिखते हो ना फोर्स इज क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, वेक्टर है। फोर्स भी आपका क्या है, वेक्टर है। तो मास आपका क्या है, स्केलर। तो स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर। पर फोर्स का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा, स्केलर को तो डायरेक्शन नहीं होती। तो फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। सबको समझ में आया? आया क्या आंसर? तो फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो फोर्स की पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, अंडर रूट ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया ना। तो आई कैप का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर कितना 1 ना, तो 1 लिख दो। और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 9, मतलब कितना 3 आ गया। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, फोर्स का यूनिट इज क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर बटे फोर्स का मैग्नीट्यूड। बोल कितना 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन अपॉन 3 आ गया। यहाँ पे लिख दो, बोलो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंटम की मैग्नीट्यूड। मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कितनी है 700। तो 700 इंटू फोर्स का यूनिट वेक्टर कितना 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 3। ये आपका आंसर है। किस चीज का मैच हुआ था, होने वाला था ना, कैलकुलेशन ही थे। चलो जस्ट वेराइटी कवर कर रहे हैं, मगर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सब आना चाहिए। एक लिखो अभी अच्छा वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो। इन वेक्टर्स इन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर, मतलब वो ए कैप लगाना और सॉरी ए एरो और बी एरो, ठीक है। इन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू बी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये आपके क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको दिया हुआ है द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ए प्लस बी वेक्टर कर लो, इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 27, 1 बाय ऐसा। ये वाला है the unit vector parallel to a vector plus b vector is 1 by under root of 27 5 I cap minus a j cap plus k cap, ठीक है। ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन क्लियर है? b वेक्टर दिया आपका 2 I cap plus 3 j cap minus 4 k cap। एक काम कर लो, इसको अल्फा लिखो, कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस अल्फा, इसको अल्फा लिखो, इसको क्या पकड़ो अल्फा। तो आपको क्या पूछा है, इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है क्या? चलो आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट में सॉल्व करो। बैठ हो गया भाई तुम लोग। ये लिख ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है
ठीक है, चल क्लियर है, ठीक है, करो अभी। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी वेक्टर इज, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, मतलब ये जो है ये आपका क्या है, ये जो है आपका ये वाला क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, किसको पैरेलल, मतलब जब मैं ए वेक्टर प्लस किस क्या करता हूं मैं बी वेक्टर रखता हूं, तो इसकी जो डायरेक्शन आती है और आगे ना उसके अलॉन्ग क्या है, ये वाला यूनिट वेक्टर है, मतलब ये किसका यूनिट वेक्टर है, ए का ही तो यूनिट वेक्टर है ना, सबको समझ में आया। अरे आगे ना तो ये वाला आपका क्या हुआ, ए का यूनिट वेक्टर ना कितना, 1/, हाँ बोलो, सबको समझ में आया। तो ये ए का यूनिट वेक्टर हुआ ना, आपको दिया हुआ है ना कि ए प्लस बी को पैरेलल एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ना, और उसको पैरेलल कौन सा होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा, समझ में आया। और आपको ए प्लस बी निकालना है, अभी ये एक आपका ये वाला एक हो गया, और आपको ए वेक्टर दिया हुआ बी वेक्टर दिया हुआ है, तो आप ए प्लस बी वेक्टर निकाल सकते हो ना, तो देखो क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए और बी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 आई क्या प्लस 2 आई क्या, आई वाले जोड़ दो कितना, 5 आई क्या, आगे बोलो, -4 जे क्या प्लस 3 जे क्या कितना, माइनस जे क्या, इधर 5 के क्या -4 के क्या प्लस के क्या, समझ में आया। ये हो गया आपका ए प्लस बी वेक्टर, तो इसी को नया नाम देता हूं मैं आर वेक्टर, इसको क्या नाम देता हूं मैं, मतलब ए और बी को जोड़ो तो आपको नई वेक्टर मिलती है, वो क्या मान के चलो आर वेक्टर। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये सॉरी ये आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर हुआ ना, क्योंकि ए प्लस बी वेक्टर का एडिशन जिस तरफ है उस तरफ आपका क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, उसी को पैरेलल है यूनिट वेक्टर, मतलब ये इसी का यूनिट वेक्टर हुआ, इनके एडिशन का, इनका एडिशन मतलब क्या आर वेक्टर, तो ये किसका यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर का, सबको समझ में आया। तो आर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो आर वेक्टर अगर आई कैप जे कैप और के कैप फॉर्म में दिया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस बोलो 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये -1 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये वाला माइनस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 तो कितना √27, सबको समझ में आया। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर का यूनिट वेक्टर कितना बोलो, 5 आई क्या माइनस जे क्या प्लस के क्या बटे √27। अभी दोनों को कंपेयर करो, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों क्या आपकी सेम ही है, तो देखो 1/27 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है बराबर, यहाँ पे माइनस अल्फा, यहाँ पे मतलब आपका माइनस अल्फा इज क्या आपका, तो अल्फा इज कितना, समझ में आया क्या, बहुत हार्ड था क्या, लैंग्वेज को समझ लो बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो जाता है कंप्लीट। अभी हम बढ़ेंगे कहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की तरफ, ये मिटा दो, चलो तब तक लिख लो, मैं तब तक बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूँ मस्त। हो गया, चलो पेन और बुक अभी रख दो साइड में, पूरा सुनो अभी आधा घंटा, ठीक है अच्छे से, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या होगा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन जो अपने को रिजल्ट मिलता है वो कभी कभी अलग अलग मिलता है, ठीक है।
जब दो वेक्टर्स का कभी प्रोडक्ट करते हो आप, तो कभी कभी उनके प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलता है आपको क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। और है कि ना, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है मैंने आपको बताया, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, और है कि ना, टेम्परेचर, टाइम, ये सब आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, जिनके पास क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिनके पास क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटीज होती है जिनके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, और है कि ना, ये सब आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ये सब आपकी क्या है, जब आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हो, जब आप दो वेक्टर्स का क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो कभी कभी आपको क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और जब कभी, बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट करो तो रिजल्ट क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले, तो वैसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। वैसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। पर कभी कभी क्या होता है, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हो, जो वेक्टर का करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या मिलता है, प्रोडक्ट ही मिलता है। रिजल्ट क्या मिलता है आपको, वेक्टर ही मिलता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, तो ये अलग अलग एग्जांपल आते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले, स्केलर प्रोडक्ट। क्या पढ़ने वाले हम, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। मेरे को एक चीज बता दो, किसी को वर्क का डेफिनेशन पता है क्या, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है बताओ। हाँ, वर्क क्या होता है, वर्क को कैसे डिफाइन करोगे। हाँ, हाँ वो तो बराबर है, तो उसको डिफाइन करो, वो तो मैथमेटिकल हो गया ना, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन करो। ये तो आपने मतलब कौन से लेवल पे पढ़ा है, 9th लेवल पे पढ़ा है ना। हाँ, अभी डेफिनेशन थोड़ा चेंज होगा, अभी थोड़ा सा डेफिनेशन आपका एडवांस हो जाएगा। और कोई बताएगा वर्क क्या है, वर्क। हाँ बोलो। चलो बता देता हूँ, उसने बताया थोड़ा सा टूटी फूटी लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ, जब हम किसी बॉडी के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, बराबर है। तो वो जो फोर्स होता है उस बॉडी को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। उस बॉडी को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट करेगा ना, शिफ्ट हो जाएगी अपनी पोजीशन से, अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स अगर उस बॉडी को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस करता है, तब हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे क्या हुआ, उस फोर्स ने कार्य किया है। उस फोर्स ने क्या किया, कार्य किया। सबको समझ में है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, बराबर है। तो डेफिनेशन में ये बोला है कि आप अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, और वो फोर्स अगर उस बॉडी को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस करता है, तभी वो फोर्स क्या करेगा, कार्य करेगा। तभी फोर्स क्या करेगा, वो साथ में और जोड़ देते, अगर वो फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा है, पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कहां पे हुआ है, उस फोर्स को परपेंडिकुलरली हुआ है। उस फोर्स को क्या हुआ है, उस केस में जो आपका वर्क होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। जो वर्क होगा वो कितना होगा, आपका जीरो होगा। तो सिंपल सी बात, सिंपल ये, जैसे भी मान के चले आपका ये वाला क्या है, ये लेट से आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपका एक ब्लॉक है, दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब मैंने इस तरफ फोर्स लगाया। इसके ऊपर फोर्स दिखाऊंगा तो ऐसे लगेगा, और लगेगा ना, ये आपका फोर्स होगा, बराबर है। तो इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, और मान के चलो थोड़े समय में ये जो आपका ब्लॉक है वो कहां पे डिस्प्लेस हो गया, आगे चला गया। कहां पे चला गया, ऐसे आगे चला गया, क्लियर है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुआ, आगे की तरफ हो ना। ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि वर्क हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, मैक्सिमम वर्क हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, मैक्सिमम वर्क हुआ। लेकिन अगर मान के चलो, अगर मैं इसी केस में अगर देखता हूं, इसी केस में, तो आपका ग्रेविटी क्या कहां पे लग रहा है, ग्रेविटी कहां पे लग रहा है। तो आपको पता है ना कि आपका जो ग्रेविटी होगा हमेशा नीचे लगता है। ये mg, ये भी तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बराबर है। ये जो बॉडी है, ये जो आपकी बॉडी है, वो डिस्प्लेस हुई ये फोर्स लगाने के बाद, और ये फोर्स लगाने के बाद कहां पे डिस्प्लेस है, आपकी आगे डिस्प्लेस हुई है,
अरे हाँ कि ना, लेकिन उसी समय आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा था ना। तो एक्चुअली में इस बॉडी के ऊपर ये भी फोर्स लग रहा था, ये भी फोर्स लग रहा था, लेकिन ये जो फोर्स थी वो इस डिस्प्लेसमेंट को क्या थी, पैरेलल थी, उस डिस्प्लेसमेंट को क्या थी। तो इस बॉडी को यहां से यहां पे डिस्प्लेस करने में ये वाला फोर्स वर्क करेगा। बट अगर मैं इसकी बात करता हूं एमजी की, तो एमजी आपका कहां पे लग रहा है, और ये इसको क्या है, परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट को क्या है। तो ये जो ग्रेविटी होगा इसने यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं किया। यही आपका क्या है, डेफिनेशन ऑफ वर्क है, यही आपका क्या है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब भी फोर्स लगेगा, वो फोर्स अगर उस बॉडी को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस करती है, तभी हम मानेंगे कि उस पर्टिकुलर फोर्स ने वहां पे क्या किया है, कार्य किया है, वहां पे क्या किया है, कार्य किया है। कार्य मतलब ही वर्क। सबको समझ में आया। तो ये आपका क्या हुआ, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। एक्चुअली में आप क्या करते हो यहाँ पे, जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है। दोनों का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, वर्क मिलता है। रिजल्ट क्या मिलता है आपको, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सबको समझ में आया। तो ये आपका एक एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है। इसको और अच्छे अभी एक तो समझ में आया कि अगर आपका फोर्स, अगर आपका फोर्स पैरेलल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आपका वर्क क्या होगा, आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम वर्क क्या होगा, आपका मैक्सिमम। सबको समझ में आया। अगर आपका फोर्स वेक्टर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आपका वर्क क्या होगा, वर्क इज जीरो। यही आपका क्या है, डेफिनेशन। ये आपका ये तो वर्क का डेफिनेशन है ना। हम डेफिनेशन से जा रहे हैं, अपने मर्जी से बता रहे हो क्या हमें, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल है तो वहां पे मैक्सिमम वर्क होगा, और फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है तो वहां पे जीरो वर्क होगा। जैसे यहाँ पे आप बोलोगे सर फोर्स तो लग रहा है तो वर्क तो होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि ये जो डिस्प्लेस होगा वो इसकी वजह से डिस्प्लेस होगा, वो तो इसकी वजह से डिस्प्लेस होगा ना। अरे ना, तो वर्क कौन करेगा, यही करेगा। ये करेगा क्या, क्योंकि ये कहां पे लग रहा है, नीचे। ये तो डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है ना। तो ग्रेविटी कब वर्क करता है, जब बॉडी को मैं क्या करूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो अभी ग्रेविटी क्या करेगा, आपको वर्क करेगा। इसलिए आपको बहुत बार बोलते हैं ना, कुली कुली हो, कुली वाला हो, बहुत बार बताया होगा एग्जांपल है कुली वाला, कि कुली है, उसने सामान उठाया और चल के गया, तो सामान तो उठाया बट उसने तो कुछ वर्क किया ही नहीं, ऐसा क्यों बोलते हो ना। पर एक्चुअल में जब कुली चलता है थक तो जाता है ना, थक जाता है, इसका मतलब क्या, उसकी एनर्जी तो कम हो रही है ना, और एनर्जी तभी कम होगी जब उसने क्या क्या होगा, कार्य क्या होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, कार्य कौन करता है, जब वो चलता है तो क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है ना, लगता है ना, वो फ्रिक्शन कार्य करता है, और उसी की वजह से हम क्या जाते हैं, थक जाते हैं। या फिर अपने मस्कुलर फोर्सेस होते हैं, वो भी तो कार्य करते हैं ना, मस्कुलर फोर्सेस। यहां तक समझा क्या। इसके बाद देखो एक एग्जांपल देखो इसका, ठीक है। इसको अभी हम एक फार्मूला डेरा करेंगे, वर्क जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है उसकी फार्मूला क्या होती है, ठीक है। एग्जांपल कौन सा ले रहा हूं मैं, वर्क का ले रहा हूं। एग्जांपल कौन सा ले रहा हूं मैं, वर्क का। एक आपका क्या है, ये वाला एक बिल्डिंग है, एक आपका क्या है, बिल्डिंग है ऐसा, ठीक है। ये आपका क्या है जी, ये आपका ग्राउंड है, सीधी लाइन आई क्या, आई क्या सीधी, आई ना अभी, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है, ये वाला आपका क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक पुली लगाया। पुली मतलब समझते हो ना, वो कुएं पे नहीं रहता क्या, वो चक्का कुएं पे, बस उसी को पुली बन गई, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से एक रस्सी डाली, यहाँ से क्या डाली मैंने, यहाँ से एक रस्सी डाली ऐसे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करने किया मैंने, एक ब्लॉक, किसको खींच रहा हूं मैं, एक ब्लॉक को खींच रहा हूं। ये आपकी क्या है, एक ब्लॉक है। सबको समझ में आया, ठीक है। अभी इसको खींचने के लिए मेरे रस्सी को खींचना पड़ेगा ना, तो रस्सी को मैंने क्या किया, ऐसे आई, और आपकी ऐसे रस्सी इधर आ गई ऐसे, ठीक है। और इसी को, इस रस्सी को कौन खींच रहा है, आदमी, ऐसे, ठीक है। ये आपका आदमी इधर से रस्सी को खींच रहा है, बराबर। मान के चलो जो आदमी है, अभी फोर्स कहां पे लगाएगा, फोर्स कहां पे लगाएगा, लगाएगा ना,
और मैंने आपको टेंशन में बताया कि टेंशन में अगर मतलब अगर रस्सी है बराबर, तो जब रस्सी को आप खींचते हो, जब रस्सी को क्या करते हो आप खींचते हो, उसके कोई भी एक एंड को पकड़ के, जैसे ये वाला एक एंड है और आपका ये वाला एक एंड है, तो किसी भी एंड को पकड़ के जब आप खींचते हो तो रस्सी में क्या हो जाता है, खिंचाव, एक खिंचाव क्या हो जाता है, डेवलप होता है, उस खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। और है क्या, तो हमेशा एक याद रखना, आगे जाके भी मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे बराबर है, तो उसमें हम एक फोर्स ये पढ़ेंगे टेंशन फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो ये आपका फ्री एंड है और ये आदमी अगर मान के चलो इसको पीछे की तरफ क्या कर रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, एफ क्वांटिटी का क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और ये फ्री हैंड को पकड़ के लगा रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर रस्सी होगी तो रस्सी में अगर आपको टेंशन फोर्स दिखाना है, क्या दिखाना है, टेंशन फोर्स दिखाना, तो आप क्या करते थे, उसके कांटेक्ट पॉइंट्स पकड़ते थे, क्या पकड़ते थे, ये आपका एक कांटेक्ट पॉइंट है आदमी के हाथों और रस्सी के बीच में, आपका एक कांटेक्ट पॉइंट कहां पे, यहाँ पे पुल्ली के बीच में और रस्सी के बीच में, एक कांटेक्ट पॉइंट आपका यहाँ पे पुल्ली के बीच में और रस्सी के बीच में, और एक कांटेक्ट पॉइंट आपका कहां पे, यहाँ पे, किसके बीच में, ब्लॉक के बीच में और रस्सी के बीच में। और मैंने आपको बताया था अगर वहां पे आपको टेंशन दिखानी है, आप क्या कर लो, छाता लेके उस कांटेक्ट पॉइंट पे बैठ जाओ और रस्सी के अलोंग क्या कर दो, छाते को खोल दो। तो यहाँ पे अगर बैठोगे तो छाते को खोलोगे तो कहां पे खुलेगा आपका, ऐसा खुलेगा। यहाँ पे बैठोगे तो यहाँ पे छाता कहां पे खुलेगा, रस्सी के अलोंग इधर, यहाँ पे बैठोगे तो छाता कहां पे खुलेगा, ऐसे, और यहाँ पे बैठोगे तो ऐसे। जिस तरफ छाता खुलेगा उसी तरफ आपका क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा, उसी तरफ क्या होगा आपका, टेंशन। सबको समझ में आया, सबको समझ में आएगा। अब ये क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, ये सब कहां पे डिटेल में पढ़ेंगे हम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सबको समझ में आया। अभी जब, और एक और चीज आपको याद रखना, अगर रस्सी के फ्री एंड को पकड़ के अगर आप खींचोगे तो जितने फोर्स से खींचोगे ना, बस उतने फोर्स का टेंशन क्या होगा, उस रस्सी में डेवलप होगा। तो कितने फोर्स से खींच रहे हो, अगर ये 10 न्यूटन होता तो टेंशन कितना होता, 10 न्यूटन, ये 15 न्यूटन होता तो टेंशन कितना होता, ये 20 न्यूटन था, ये कितना होता, अगर एफ न्यूटन है, ये कितना होगा, मतलब ये टेंशन कितना होगा आपका। आपको समझ में आ रहा है फोर्स कैसे लगा। और मान के चलो ये जो फोर्स लग रहा है ये कितने एंगल पे लग रहा है, ये जो आपका फोर्स लग रहा है मान के चलो कितने एंगल पर लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा। सबको समझ में आया, अरे हाँ ना, थीटा एंगल पे लग रहा है बराबर। अभी इसको अगर मैं खींचूंगा तो क्या ये ब्लॉक आपकी डिस्प्लेस होगी, मेरे को देखो ब्लॉक कहां पे जाएगी, ऐसे खिसकते इधर जाएगी ना, अरे चमका भी नहीं चलता, तो कुछ समय में ये ब्लॉक कहां पे पहुंचेगी आपकी, यहाँ पे, अरे पहुंचेगी ना, तो यहाँ पे कहीं पे तो पहुंच जाएगी कुछ समय में ब्लॉक, ऐसे, अरे आगे ना। तो यहाँ पे जब पहुंचेगी तो इसका पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे था, यहाँ पे था, क्योंकि किसी भी बॉडी का जब डिस्प्लेसमेंट निकालते तो हम क्या करते, देख लेते कि उसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ, जितना सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा उतना ही क्या होगा, वो आपका ब्लॉक डिस्प्लेस हो चुका होगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका एक पॉइंट है सेंटर, और ये इसका पॉइंट है, तो इसकी क्या होगी फाइनल पोजीशन, ये इसकी क्या होगी इनिशियल पोजीशन। और आपको डिस्प्लेसमेंट को आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। या फिर एक और मैंने आपको बताया था कि आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से क्या कर दो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो जो आपको लेंथ मिलेगा वही क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और है ना, और उसका डायरेक्शन अगर देखोगे डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी उसका डायरेक्शन भी तो होना चाहिए ना, तो उसका डायरेक्शन जो होगा हमेशा कहां से कहां पे होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो आपका एरो हेड कहां पे लगेगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, उसके पास एक क्या होता है, सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो एक ये वाला एंड पॉइंट और एक ये वाला एंड पॉइंट, और उसका जो एरो हेड होता है वो कहां पे होता है आपका, फाइनल पॉइंट पे। कहां पे होता है आपका, तो आपका ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे। और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, और वो डिस्प्लेसमेंट इसलिए इसके ऊपर क्या लगेगा, एरो, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। सबको समझ में आया। फोर्स कहां पे लग रही है आपकी, ये फोर्स लग रही है ना, ऊपर दिख रही है क्या, ये फोर्स लग रही है, अरे हाँ ना। और टी इज यूनिट कितना आपका, एफ है, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, टी इज यूनिट कितना आपका, एफ। सबको समझ में आया। अभी देखो हमने ऑलरेडी जब डेफिनेशन पढ़ा था वर्क का, डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, तो वहां पे मैक्सिमम वर्क होगा, वहां पे क्या होगा आपका। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वहां पे वर्क क्या होगा। साला दिक्कत ये है यार, ये जो फोर्स है ये साला डिस्प्लेसमेंट को ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो ये जो आपका फोर्स है डिस्प्लेसमेंट को ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे तो हम फंस गए ना।
यहाँ पे फंसे कि नहीं फंसे? तो क्या करोगे जी? तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं? कंपोनेंट करते हैं। ऐसे वक्त क्या करते हैं हम? तो एक्चुअली में ये जो फोर्स होगा, अगर देखो आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा होगा, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन तभी चेंज करती है जब उसके ऊपर क्या लगता है? एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। अरे हाँ कि ना? कोई भी बॉडी मोशन कब करेगी? ये अगर बॉडी यहाँ पे है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये अनंत काल तक यहीं पे रहेगी। ये अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी, अपनी स्टेट को चेंज करेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अरे समझे कि नहीं समझे? कब तक? जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। मैंने फट से फोर्स लगाया तो चलेगी। ठीक किसकी वजह से गई? वहां पे फोर्स की वजह से गई ना। मतलब यार ये ब्लॉक अगर आपका यहां से यहां पे गया होगा तो कोई तो फोर्स लगा होगा ना। पर इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं, इधर तो कोई फोर्स, तो फोर्स नहीं है तो कुछ तो होगा ना। तो मैंने देखा यार ये टेंशन तो साला ना इसको पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट को, ना परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली में हमने ऑलरेडी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है कि अगर कोई भी फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके क्या होते हैं? कंपोनेंट्स तो कर ही सकते हैं। और है ना? तो एक्चुअली में ये जो आपका टेंशन फोर्स लग रहा है ना, इसी का एक इफेक्ट कहां पे? इस तरह पे। इसी का इफेक्ट कहां पे? मतलब इसके दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वही क्या कर रहा है? उसको इस तरफ लेके आ रहा है। और है कि ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं? इस टेंशन के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करते हैं। ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे को क्या हो? परपेंडिकुलर, एक दूसरे को क्या हो? तो एक्चुअली में इस टेंशन के दो कंपोनेंट करूंगा तो ये इनिशियल पॉइंट है ना, तो इधर से एक इस तरफ आ जाएगा और एक कंपोनेंट कहां पे आ जाएगा? इस तरफ। एक कंपोनेंट कहां पे आ जाएगा? इस तरफ। और इसको बोलते हैं हम फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। सबको समझ में आया? पक्का? और आपको एक चीज मैंने बताई है, जब भी आप वेक्टर एडिशन करते हो, जब आप क्या करते हो? वेक्टर एडिशन करते हो ट्रायंगल लॉ से। कितने से? ट्रायंगल लॉ से। ये अगर आपका ए वेक्टर है, ये आपका क्या है? ए वेक्टर है, तो आपका बी वेक्टर क्या होता था? ये होता था। ये आपका क्या होता था? बी वेक्टर होता था। तो अगर मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप क्या करते थे? सेम ऑर्डर में रखते थे। टेल हेड, टेल हेड, यही आपका क्या होता था? सेम ऑर्डर। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब क्या होता था? टेल होता। तो आपका जो रिजल्टेंट होता था वो ये होता था। क्या होता था? क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या होता था आपका? क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। या फिर पैरेललोग्राम लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपके दो वेक्टर है, उनको अगर ऐड करने के बाद आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर होगी वो क्या होगा? आपके एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होगी। तो ये आपका क्या हुआ? ए वेक्टर। तो ये आपका क्या हुआ? बी वेक्टर। और दोनों के इनिशियल पॉइंट क्या होंगे? एक ही जगह पे आएगी। दोनों के इनिशियल पॉइंट कहां पे आएंगे? देन आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? आपका पैरेललोग्राम का। आपका रिजल्टेंट क्या होगा? आपका पैरेललोग्राम। मतलब इन दो वेक्टर का एडिशन। तो जब आप आर वेक्टर को तोड़ोगे, जब ए और बी वेक्टर को जोड़ने के बाद आपको आर वेक्टर मिल रहा है, तो आर वेक्टर को तोड़ने के बाद क्या मिलेगा? बी वेक्टर और ए वेक्टर। वैसे ही इधर यहाँ पे आर वेक्टर को तोड़ने के बाद क्या मिलेगा? ए वेक्टर और, बस वही तो क्या है ना। मतलब यहाँ पे ए वेक्टर किसका काम कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो जैसे आपका देखो, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स वेक्टर है ना। और इसकी ये वाली क्या है? दो कंपोनेंट है, एक ये वाला किया और एक अपने ये वाला किया। सबको समझ में आया? तो यहाँ पे देखो एक आपका पैरेललोग्राम ही बन रहा है। देखो समझ में आ रहा है? अरे क्या ना, ये एंगल कितनी आपकी? थीटा। अगर ये आपका कितना है? एफ परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है? एफ पैरेलल। इसका ये मतलब है ये ए है, ये बी है और ये वाला आपका क्या है? आर है। सबको समझ में आया? और ये एंगल थीटा दी हुई है। पर आपको दिख रहा है ना कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये एफ परपेंडिकुलर है, ये भी क्या होगा आपका? एफ परपेंडिकुलर। तो देख लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे हाँ की ना? ये अरे हाँ की ना? क्या राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको ये एफ वेक्टर दिया हुआ है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? एफ है। तो क्या एफ परपेंडिकुलर एफ पैरेलल निकाल सकते हो? तो मैंने क्या बोला था? अगर ये आपका एफ है जो आपका क्या ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है, तो आपका ये वाला क्या हो गया? एडजेसेंट साइड। और ये क्या होगा आपका? तो ये हो गया आपका कॉस वाला कंपोनेंट, ये हो गया आपका। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस थीटा। और इसको क्या लिख देते हैं? हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। आया क्या? तो ये चीज मैंने पढ़ाई है ऑलरेडी। तो आपका एफ पैरेलल कितना है? एफ कॉस थीटा। यही तो है ना? ये और ये सेम है ना, और ये वाला सेम है। और ये वाला मतलब ये वाला, ये कितना हुआ? एफ साइन थीटा।
अभी देखो, ये आदमी खींच रहा है, ये आदमी लगा कितना फोर्स रहा है, एफ, ताकत एफ की लगा रहा है, ताकत कितनी की लगा रहा है, एफ की। पर इस ब्लॉक को खींचने में कौन काम आ रहा है, वो तो ये आ रहा है ना खींचने में काम, ये वाला कंपोनेंट आ रहा है ना। मेरे को पता वर्क कौन करेगा, ये कंपोनेंट करेगा कि ये कंपोनेंट करेगा। तो लगा तो फोर्स रहा है वो एफ का, लेकिन यार खींचने में काम कर रहा है आपका एफ पैरेलल, ये तो काम कर ही नहीं रहा ना, तो इसका वर्क डन क्या हुआ। देखो इसलिए हम क्या मानते, जब भी वर्क को डिफाइन करते हैं ना, तो वर्क को हम क्या डिफाइन करते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो गया तभी वर्क होगा। आपको दिख भी रहा है कि टेंशन आपका इस तरफ लग रहा है, मतलब फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, फिर इसको खींचने में ताकत, खींचने में हेल्प कौन कर रहा है, ये कंपोनेंट कर रहा है, तो वर्क भी कौन करेगा, ये करेगा ना, ये नहीं करेगा। आधे लोग सोच रहे हैं क्यों बता रहे हैं हम लोगों को, डायरेक्ट फार्मूला लिख के छोड़ देते, हम सलाह रट के आगे निकल जाते। अरे हाँ जी ना, आया कि नहीं आया। मतलब अभी डेफिनेशन है आपका वर्क का, तो वर्क मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जब आप वर्क करोगे तो एक ये फोर्स, ये आपका डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स का होगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका एफ पैरेलल इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्लस क्या हो जाएगा आपका एफ परपेंडिकुलर इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर इसका तो प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्योंकि ये तो हेल्प ही नहीं कर रहा है ना इसको डिस्प्लेस करने में, हेल्प तो ये कर रहा है ना, तो इसने तो काम किया ही नहीं ना। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ पैरेलल इनटू क्या हो जाएगा आपका डी। इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ पैरेलल कितना है, एफ cos थीटा इंटू डी। तो आपका वर्क डन इज इक्वल क्या जाएगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और यही जनरल फॉर्मूला आपका वर्क का। सबको समझ में आया। तो एक्चुअली में आपका क्या है, ये आपका एक फोर्स, आपका एक क्या है, ये फोर्स वेक्टर है आपका, और एक दूसरा वेक्टर कौन सा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया ना। तो प्रोडक्ट करने के बाद क्या मिला था मेरे को क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी मिली, क्या मिली मेरे को। तो इसलिए कभी कभी वर्क को हम क्या बोलते हैं, एफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो हर बार हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट को, हम क्रॉस लिखते हैं, पर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा ना कि यार वो स्केलर प्रोडक्ट है, तो रिप्रेजेंट उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसे समझ में आना चाहिए ना। जैसे ए वेक्टर, जैसे मैंने आपको वेक्टर बोला था, आप क्या लगाते हो, ए के ऊपर एरो लगा देते हो। मैग्नीट्यूड बोला था, आप क्या लिखते हो, ए। यूनिट वेक्टर बोला था, आप क्या लगाते हो, क्या, तो समझ में आता है ना। तो वैसे मेरे को इस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। तो सिंबॉलिकली स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर और डी वेक्टर का प्रोडक्ट है, और एक ना, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आपका क्या है, स्केलर है, इसलिए हम बीच में क्या लगाते हैं, डॉट। इसलिए कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट। सबको समझ में आए। तो वर्क डन कैन बी रिप्लेस्ड विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ की मैग्नीट्यूड, ये एफ क्या है, एफ की मैग्नीट्यूड एरो है क्या, अरे एरो है क्या, एफ की मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिनका आप प्रोडक्ट कर रहे हो, जिनका क्या कर रहे हो। तो देख लो, ये आपका एफ वेक्टर है, देख लो इधर, ये वाला आपका क्या है, एफ वेक्टर है, जिसका टेल कहां पे, यहाँ पे, और ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दिख रहा है, इसका टेल कहां पे, यहाँ पे। तो जब दो वेक्टर के टेल एक जगह पे मिलाते हो, जब क्या करते हो, दो वेक्टर के टेल एक जगह पे मिलाते हो, तो उन टेल के बीच में जो एंगल बनती है वही क्या होगी, आपकी वेक्टर एंगल होगी उन दो वेक्टर्स के बीच में। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये आपका क्या है, फोर्स वेक्टर है। तो इनके टेल के बीच में यही तो एंगल बन रही है ना, तो ये क्या हुआ आपका वेक्टर एंगल, ये क्या हुआ आपका, तो ये क्या जाएगा आपका कॉस ऑफ वेक्टर एंगल। तो ये बन गया आपका जनरल फार्मूला। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आपके दो वेक्टर ऐसे, ये आपका क्या है, ए वेक्टर, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है, ये आपका क्या है जी, बी वेक्टर, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। और मान के चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर का आप क्या कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं, ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये बन गया आपकी वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की जनरल फार्मूला। क्लियर है। इसको उतार देते हैं, दिक्कत है तो पूछिए, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, बाकी हम